नमस्कार दोस्तों, मैं एडी शर्मा पॉलिटिकल साइंस आपका एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का और भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकारों पर हैं। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 और 13 का हम अध्ययन पिछली वीडियो में सोमवार को कर चुके हैं और आज हम देखेंगे समानता के अधिकार 14 से 18 तक। साथियों, मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं विशेषकर ऐप के बच्चों के लिए कि अगले वीक से आपकी क्लास 3 दिन हो जाएगी। हालांकि यूट्यूब पर 2 ही दिन रहेगी, सोमवार और बृहस्पतिवार, लेकिन ऐप वाले बच्चों के लिए हम 3 दिन कर देंगे। तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा, आपका जो आगे काम है वो तेजी से होगा ऐप वाले बच्चों का। यूट्यूब पर हम नागरिकता जो कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम वो भी चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है 14 से 18। तो 12-13 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। तो साथियों, मैं धीरे-धीरे चलता हूँ, सभी को मेरा गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार। क्योंकि साथियों मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं ज़्यादा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ना बोलकर सीधे पॉइंट पर चलूँगा और आपको समझाऊँगा। कमेंट आपके जो भी परेशानी आएँगी, उनको मैं फ़ोन से भी डील करूँगा और आपको जवाब भी दूँगा। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सबका जवाब दिया था और अगर इस क्लास में भी कोई परेशानी आएगी, मैं उसका जवाब तुरंत आपको दूँगा। चलिए साथियों, देखते हैं मौलिक अधिकारों पर भाग 3 में। आप सभी जानते हैं कि मूल संविधान में हमारे यहाँ कि भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, वो 44वें संशोधन नियम द्वारा मौलिक अधिकारों से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना। तो कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। मौलिक संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1979 सर, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने 79 लिखा है क्योंकि लागू तब से हुआ था। कि वैसे भी हमें कोई भी संशोधन नियम होता है उसकी लागू करने की तिथि याद करनी चाहिए, पारित करने की नहीं। 44वें संशोधन नियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निष्कासित कर दिया गया। से निकाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये बात पहले आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। एक कैसा अधिकार है? लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 ए में की गई है। किस अनुच्छेद में है? 300 कै या ए अंग्रेजी में कहें तो ए, हिंदी में कहें तो 300 का में संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई। भाग 12 में है। कौन से भाग में? 12। तो साथियों, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहले कि बेसिकली भाग 12 भी मैं लिख देता हूं, आपको तनाव ना हो। तो भाग 12, तो साथियों ये बात ध्यान रखनी चाहिए क्या कि मौलिक संविधान में यहाँ भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 79 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या अंग्रेजी में देखते हैं, इंग्लिश में तो 300 ए। तो ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मैं सातों की चर्चा करता हूं, उसमें क्रॉस का निशान लगा दूंगा संपत्ति के अधिकार के आगे। लेकिन तनाव नहीं लेना साथियों, जाना नहीं। और आप लोग इसको देखते रहें और बहुत गहनता के साथ देखें, आपको अच्छा समझ आएगा। तो आप देखते रहिए, आगे देखिए कौन कौन से अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, जिस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबका इंट्रो तो आज ले लेते हैं साथियों। ये जो चर्चा है समानता के अधिकार की,
अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में है। शोषण का अधिकार नहीं है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये ध्यान रखना है साथियों, है ना। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो है धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार हैं। इसकी चर्चा 29-30 में। साथियों ये थोड़ा लिखते रहना, मैंने कहा ना, वैसे भी कहते हैं जो लिख के बच्चा पढ़ता है ना उसको हमेशा याद रहता है। और घमंडी नहीं बनना है साथियों। देखो कि वास्तव में कहते हैं कालिदास को भी पहले लोग मूर्ख समझते थे, वो उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था, लेकिन बाद में वो दुनिया का महान विद्वान बना। तो साथियों कोई भी ज्ञान रहता है वो अर्जित रहता है, जन्मजात कुछ नहीं प्राप्त होता। अगर आप भी लिख के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और सने सने कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। खरगोश की चाल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कछुए की चाल से बढ़ना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी पहली शर्त होती है कि आप निरंतर काम करें, अच्छा काम करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठे और अच्छा समझ आएगा। तो आप इसमें चाहे कोई भी बच्चा हो, ऐप वाला हो, मैं यूट्यूब पे भी एक क्लास चल रही है, वो भी बच्चा हो, लेकिन समझने की कोशिश करे, इसको लिखे, एक लिखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके बाद साथियों आगे देखते हैं। मैं पेन बदल देता हूं थोड़ा सा। संपत्ति का अधिकार छठा है जो निष्कासित हो चुका है। संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 में था। इस पर भी चर्चा करेंगे समय आने पर, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ये निष्कासित हो चुका है इसलिए मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूं। अब वापिस आते हैं हम वास्तव में सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में जानते हैं आप वैसे भी कि जो रिट वाला शक्ति है, अधिकारों के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को इसके तहत घोषित किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब संपत्ति का अधिकार का निष्कासन हो गया 44वें द्वारा। तो अब 6 बचे। कौन कौन से 6 बचे हैं? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन अब हंस कर थोड़ा पढ़ना है। कहते हैं ना आदमी हंस के काम करेगा अच्छा काम होगा। तो आइए समानता का अधिकार में देखते हैं। तो समानता के अधिकार में आप लोग जानते हैं 5 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 5। वैसे भी समानता को लोकतंत्र का मूल लक्षण माना जाता है। तो कहते हैं समानता जो है लोकतंत्र की मूल मान्यता होती है। क्या होती है? मूल मान्यता। तो इसलिए समानता लोकतंत्र का आधार है। समानता के 2 प्रकार मेनली माने जाते हैं, एक औपचारिक समानता, एक अनौपचारिक। मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूंगा। समानता का अधिकार जो है ये तो सबको पता है, लेकिन मैं साथियों थोड़ा सा आपको समानता भी समझाना चाह रहा हूं कि समानता क्या है। देखो साथियों समानता के सिंपली 2 प्रकार मिलते हैं। जनरली बात करें, एक औपचारिक समानता, एक होता है तात्विक समानता। जो औपचारिक समानता है इसमें राजनीतिक समानता की बात की जाती है। जबकि जो तात्विक समानता है इसमें सामाजिक आर्थिक समानता की बात की जाती है। विधिक समानता भी औपचारिक है। तो अब आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए, जहां विधिक समानता की बात हो तो औपचारिक सतही समानता है, और जहां पर सामाजिक आर्थिक समानता की बात हो वो तात्विक समानता है। समानता का वास्तविक रूप यही है,
औपचारिक समानता योग्यता पर बल देता है, जबकि तात्विक समानता आरक्षण पर बल देता है। तो कुछ ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि समानता के 2 रूप हैं, जहाँ पूंजीवाद होता है, जहाँ वैश्वीकरण होता है, वहाँ औपचारिक समानता को ही सही मान लिया जाता है। जबकि जहाँ लोकतंत्र के साथ समाजवाद के लक्षण पाए जाते हैं, वहाँ सामाजिक आर्थिक समानता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब चूँकि जानते हैं भारत लोकतांत्रिक समाजवादी देश है, इसलिए हमारे यहाँ तात्विक समानता के लक्षण भी मिलते हैं। अब साथियों 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, पहले मैं मोटा-मोटा बताता हूँ। लेकिन साथियों लिख के रखना ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। समानता के 2 रूप हैं, औपचारिक, तात्विक। औपचारिक में क्या आएगा? राजनीतिक विधिक समानता। तात्विक में क्या आएगा? सामाजिक आर्थिक समानता। तो सिंपल है, जब हम कहते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान होने चाहिए, तो हम औपचारिक समानता की बात करें। जब हम करें कानूनी रूप से सभी समान होने चाहिए, तब भी हम औपचारिक समानता की बात करें। लेकिन जब हम कहते हैं सामाजिक रूप से सभी समान होने चाहिए, यानी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब क्या है? सामाजिक समानता है। जब हम कहते हैं गरीबों का कल्याण करो, आर्थिक समानता लाओ, तब भी हम किसकी बात कर रहे हैं? तात्विक समानता। समाज का पुनरुत्थान ना इसके माध्यम से होता है, कल्याणकारी राज्य इसी के माध्यम से बनता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। भारत में दोनों अपनाए गए हैं, औपचारिक, तात्विक, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है, ये भी पता रहना चाहिए। अब हम 14 से 18 आर्टिकल के किसमें क्या है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो साथी, 14 में क्या है? विधिक समानता है। अनुच्छेद 14 में विधिक समानता की बात की गई। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 15 में सामाजिक समानता की बात। 16 में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन है, तो वो भी सामाजिक समानता से संबंधित है। वैसे मूल ऐसे लिखा हुआ है अस्पृश्यता उन्मूलन, लेकिन वास्तव में ये भी किससे संबंधित है? सामाजिक समानता, क्योंकि जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त करने की, जाति के भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। तो ये भी सामाजिक समानता से संबंधित है। फिर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ये प्रतिष्ठा की समानता से, मानवीय गरिमा से संबंधित है। तो 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये गरिमा प्रतिष्ठा की समानता है। किससे है? प्रतिष्ठा, गरिमा। तो साथियों कई बार मिलाने के लिए यही आ जाता है, कौन सा अनुच्छेद कौन सी प्रकार की समानता की बात करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अनुच्छेद 14 विधिक समानता की बात करता है, 15 सामाजिक समानता की बात करता है, 16 अवसर की समानता की बात करता है, 17 भी सामाजिक समानता पर ध्यान देता है, और जो 18 नंबर उपाधियों का अंत है, और ये बात करता है प्रतिष्ठा या गरिमा की समानता पर। तो ये मिलाने के लिए आए, तो क्वेश्चन में आप सम्मिलित करने के लिए आए, एक तरफ ये टेबल दे देंगे अनुच्छेद, दूसरी तरफ इनका मूल उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है, विषय क्या है, ऐसा। और ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है और आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, मुझे विश्वास है। थोड़ा बना के देखना और प्रैक्टिस करके देखना, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एग्जाम आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन साथियों कॉन्सेप्ट ना हमारा क्लियर होना चाहिए। और ये एक भारतीय नागरिक का विषय है, ये किसी एग्जाम का विषय नहीं है संविधान। और वैसे भी हमें हर व्यक्ति को आना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई नहीं पढ़ाई कर रहा, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा, सिंपली 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी आना चाहिए। और कोई पढ़ नहीं रहा है तो भी उसे समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विधि कभी इसलिए माफ नहीं करती कि हमें विधि का ज्ञान नहीं है। तो विधि की जानकारी, अपने संविधान की जानकारी हर भारतीय नागरिक को होनी भी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को संविधान का ज्ञान दें और इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि भारतीय जनता अपने संविधान से परिचित हो सके और राष्ट्रीयता का भारत में विकास हो सके, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो सके। हम धर्म जाति के आधार पर विभाजित ना होकर अपने संविधान के प्रति आस्था रख सकें। तो ये राष्ट्र निर्माण का विषय है, इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी को ये बातें पढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे, संचारित करेंगे, उतना ज़्यादा आप भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। तो अब चलिए साथियों, हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 14 पर, विधिक समानता पर। अनुच्छेद 14 विधिक समानता।
विधिक समानता का अधिकार दिया गया है। 14 में लीगल इक्विटी राइट का बात की गई है। साथियों, जो अनुच्छेद 14 में विधिक समानता का अधिकार है, इसमें दो बातें हैं। तो बेसिकली इसमें दो अधिकार कहीं ना कहीं मिले हैं, इसके अंदर दो प्रकार की बातें हैं। तो मैं दोनों बातें आपको धीरे धीरे समझाता हूं, लेकिन साथियों सुनते भी रहना, साथ साथ लिखते रहना। पहली बात है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का, तो बेसिकली विधि के समक्ष समानता का मतलब आप जानते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा जो है विधि के समक्ष समान संरक्षण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब साथियों, मैं आपको कुछ अद्भुत बातें नहीं, सामान्य बातें बता जाता हूँ। सामान्य बातें इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं ताकि आपको जब छोटी सी चीज समझ आती है तो बड़ी चीज आसानी से समझ आ जाती है। विधि के समक्ष समानता कहते हैं कि नकारात्मक अधिकार है। कैसा अधिकार है, नकारात्मक। यानी कि नकारात्मक अधिकार है तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि नकारात्मक अधिकार वो होते हैं जो राज्य की शक्ति को कम करते हैं, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जो राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं। वास्तव में जो नकारात्मक अधिकार होते हैं वो योग्यता की बात करते हैं, जबकि जो सकारात्मक अधिकार होते हैं वो आरक्षण की बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक नकारात्मक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है। और यूके से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, यूके से प्रभावित। अब ये प्रभावित है लिया हमने नहीं था। यूके का मतलब यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड मत लगा देना साथियों, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बच्चे कहते हैं यूके, तो उत्तराखंड को भी कहते हैं। उत्तराखंड से मतलब नहीं है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से मतलब है। विधि के समक्ष समान संरक्षण जो एक सकारात्मक अधिकार है। क्या है, सकारात्मक। यानी कि ये आरक्षण की बात करेगा, सीधी सी बात है। सकारात्मक अधिकार का मतलब सीधा सा है, ये आरक्षण की बात करेगा, ये योग्यता की बात करेगा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, ये योग्यता की बात करेगा और ये आरक्षण की बात करेगा। तो आप ये बात समझ आ जाती है ना। जो कहते हैं नहीं योग्यता के आधार पर बंटवारा होगा तो वो तो नकारात्मक होता है। जो कहते हैं नहीं आरक्षण भी मिलना चाहिए, गरीब को उसको ज्यादा हिस्सा देना है, विकलांग को ज्यादा हिस्सा देना है, तो वो क्या है, तो बेसिकली आरक्षण है। तो ये तो समानता की बात करेगा, नकारात्मक अधिकार है। ये क्या है, सकारात्मक। यानी कि इसमें आरक्षण का पहलू है, किसमें, विधि के समक्ष समान संरक्षण में। ये कहां से प्रभावित है, ये यूएसए से प्रभावित है। ये यूएसए से प्रभावित है। साथियों लिया हमने कुछ नहीं है, प्रभावित है, ये बातें आपको समझ आ जाए। अब साथियों इसका क्या मतलब है, विधि के समक्ष समानता का। विधि के समक्ष समानता का सिंपली मतलब है कि बेसिकली कि जो है विशेषाधिकारों का अंत किया जाएगा, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे और विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी और विधि सर्वोच्च होगी, कोई व्यक्ति नहीं। यानी कि इसके तीन पहलू हैं। कितने पहलू हैं, तीन, विधि के समक्ष समानता के। तो तीन पहलू क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। पेन बदल कर बता देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला है विशेषाधिकारों का अंत। सभी के साथ समान व्यवहार। और तीसरा है विधि सर्वोच्च होगी।
देखो साथियों, विधि के समक्ष समानता का यही मतलब है, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमारे संविधान में राजाओं के प्रिवी पर्स हों या अधिकारियों के जो विशेषाधिकार दिए गए थे, वो सब हमने समाप्त कर दिए 26वें 28वें द्वारा। तो इसलिए अंत किए गए क्योंकि वो विधि के समक्ष समानता के विपरीत थे। क्योंकि हमें जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हमें राजाओं को कुछ अधिकार देने पड़े थे, क्योंकि एक भारत का एकीकरण करना एक जटिल कार्य था, इसलिए हमें उन्हें कुछ प्रलोभन भी देना पड़ा, उनके लिए कुछ विशेष संरक्षण भी करने पड़े। लेकिन जैसे-जैसे हमारे लोकतंत्र का उदय हुआ, तो हमने विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। तो हमने राजाओं के भी और सिविल सर्वेंट्स के भी जो विशेषाधिकार थे, सबको समाप्त कर दिया। तो वास्तव में ये तो हमने काफ़ी हद तक लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया है। दूसरा है, विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी, और बिल्कुल हमारे यहाँ विधि सबके साथ समान व्यवहार करती है। प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सभी के लिए समान कानून लागू होते हैं। यदि प्रधानमंत्री भी कोई अपराध करता है, तो उसको उतनी ही सजा मिलती है जितना सामान्य व्यक्ति को मिलती है। इसका ये आशय है। तीसरा है, विधि सर्वोच्च है, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं होता, राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं होता। वास्तव में वो भी गलती करता है तो दंडित होता है, विधि के अनुसार उसे भी चलना पड़ता है। कोई भी संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता, सबको संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ विधि सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर, विधि से ऊपर कोई नहीं है। तो ये बेसिकली 3 बातें कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहती है? किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि चाहे कितने भी बड़े पद पर कोई आसीन व्यक्ति अगर गलती करता है, तो उसको दंड मिलेगा। और विधि सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है, राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं है, ना कोई न्यायाधीश सर्वोच्च है, सबको विधि के अनुसार कार्य करना है। विधि का जो जो धर्म है, वो सबको पालन करना है, सबको विधि के अनुसार चलना है। ये सर्वोच्चता किसी के पास नहीं है। तो ये नकारात्मक जो विधि के समक्ष समानता है, इसके 3 पहलू मैंने बताए, तो तीनों पहलू आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब साथियों, हम आगे चलते हैं थोड़ा-सा, मैं इसी पर चलता हूँ आगे, तो आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि बेसिकली कहाँ पर विधि के समक्ष समानता का नियम लागू नहीं होता? क्या विधि के समक्ष समानता के अपवाद क्या हैं? क्योंकि हम इस पर बाद में चर्चा करूँगा, पहले मैं इसी को कंप्लीट करना चाहूँगा, तो आपको बताऊँगा कि विधि के समक्ष समानता के अपवाद कहाँ-कहाँ हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अपवाद, जहाँ पर विधि के समक्ष समानता को लागू नहीं किया जाता, तो अपवाद क्या है? तो विधि के समक्ष समानता के अपवाद। इसका मतलब क्या है अपवाद का? कि जहाँ पर विधि के समक्ष समानता लागू नहीं होती है। अपवाद का मतलब है जहाँ लागू नहीं होती। कहते हैं ये तो अपवाद व्यक्ति है, यानी कि ये नियम के अनुसार नहीं चलेगा। कहाँ-कहाँ लागू नहीं होते, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि अनुच्छेद 361 के उपबंध पर। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण दिया गया है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को का संरक्षण। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो संरक्षण दिया गया है, तो उसमें विधि के समक्ष समानता नहीं होगी। कारण क्या है? क्यों दिया गया है संरक्षण राष्ट्रपति, राज्यपाल को? इसमें आप सभी लोग जानते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तव में कार्य तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति को और राज्यपाल को करना पड़ता है। तो जब साथियों निर्णय सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लेते हैं, और बेचारे सिर्फ दस्तखत करते हैं, तो इसलिए इन्हें कुछ ना कुछ तो संरक्षण दिया ही। इसलिए इनको संरक्षण दिया गया है कि इनकी पदावधि के दौरान इन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। अगर कोई सिविल मुकदमा कोई द्विपक्षीय लाना चाहता है, तो भी उन्हें क्या है, पहले सूचित करना होगा। तो ये बेसिकली इनको संरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिग्नेचर खुद नहीं करते, निर्णय खुद नहीं लेते, तो ये सिर्फ औपचारिक मात्र मुखिया हैं, इसलिए ऐसा संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ विधि के समक्ष समानता का नियम लागू नहीं होता इनके संरक्षण पर। तो एक तो ये अपवाद है। दूसरा अपवाद क्या है? वो भी दूसरा है एमपी एमएलए के विशेषाधिकार। आप जानते हैं हमारे यहाँ एमपी और एमएलए को विशेषाधिकार दिए गए हैं। कि भाई विशेषाधिकार कौन-कौन से हैं, आप सब लोग परिचित भी हैं कि जैसे संसद का सत्र चल रहा हो या विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तो सत्र चालू करने के 40 दिन पूर्व, सत्र समाप्ति के 40 दिन पूर्व पर अ, अंत तक, उसके बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और साथ में उन्हें न्यायालय के संबंध से भी छूट होगी। तो ऐसे विशेषाधिकार दिए रखे हैं। 105 में तो एमपी को दे रखे हैं अनुच्छेद में, और 194 में एमएलएज के बारे में है। तो ये विशेषाधिकार
ये भी विधि के समक्ष समानता का अपवाद नहीं है, क्योंकि साथियों ने अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। जब वो संसद के सत्र में है तो उस दौरान बेसिकली उन्हें कुछ न कुछ छूट चाहिए ताकि वो अपने दायित्व का निभा सकें। इसलिए ये भी एक अपवाद हो गया एमपी एमएलए का विशेषाधिकार। यहाँ भी विधि के समक्ष समानता का नियम लागू नहीं होता इन विशेषाधिकारों के मामले में, ना अनुच्छेद 361 में लागू होता है। आगे देखें साथियों, विदेशी दूतावास। विदेशी जो दूतावास हैं भारत में स्थित, पूरा मैं बता देता हूं, भारत में स्थित विदेशी दूतावास, यहाँ पर भी विधि के समक्ष समानता का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो विदेशी दूतावास होते हैं भारत में स्थित हैं, नई दिल्ली में बहुत सारे दूतावास स्थित हैं। इन दूतावासों में उन देशों का कानून चलाया जाता है, ना कि भारत का कानून चलता है। ऐसे भारत के भी जो विदेशों में स्थित हैं, तो वहाँ भारत का कानून चलता है, क्योंकि वास्तव में जो दूतावास होता है, उसको उसी देश की भूमि माना जाता है। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब का दूतावास नई दिल्ली में है, तो उस दूतावास की बाउंड्री में सऊदी अरब का कानून नहीं चलता है। ऐसे भारत का दूतावास चाहे सऊदी अरब में है, तो वहाँ भारत का कानून चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के तहत क्लियरिटी समझौता है, नियम है। तो बेसिकली यहाँ पर तो उन्हीं देशों का कानून चलता है। तो वहाँ आवश्यक नहीं है विधि के समक्ष समानता का नियम लागू हो। अगला देखें, भारत में स्थित यूएनओ के कार्यालय, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला देखिए नंबर 4, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो 3, चौथा भी डाल देता हूँ, भारत में स्थित यूएनओ के कार्यालय। यहाँ पर भी विधि के समक्ष समानता का नियम लागू नहीं होता। फिर साथियों क्या है कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 31 सी तो अब कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि अनुच्छेद 31 तो अब निष्क्रिय हो गया, तो वो भी लिख देते हैं, लेकिन ताकि आपकी मेमोरी के लिए। इसमें अनुच्छेद 31 सी में भी ऐसा लिखा है, हालांकि ये अनुच्छेद निष्क्रिय है, फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि बेसिकली कि जो है कि हमें जो नियम लागू करना है 39 BC, जो डीपीएसपी लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो सकता है। तो ये 25वें संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें प्रावधान था कि बेसिकली क्या प्रावधान था कि हम अनुच्छेद 39 BC को लागू करने के लिए तो कह सकते हैं 39 BC भी इसका अपवाद हो गया। अनुच्छेद 39 BC में को लागू करने के लिए भी क्या हो सकता है, विधि के समक्ष समानता का अपवाद। 39 बी और सी में क्या है, डीपीएसपी संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 39 बी में प्रावधान है देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। सी में है धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी। तो इस प्रकार मैंने 5 बताए। छठा भी मैं बता देता हूँ, महिलाओं को जार कर्म से छूट। एक ये है महिलाओं संबंधी, यानी कि महिलाओं पर ये आरोप नहीं लगाया जाएगा कि उन्होंने कोई जार्म किया है या आपका अपमान किया है या फिबती कसी है, तो महिलाओं पर इस प्रकार के केस नहीं लगाए जाते। तो महिलाओं संबंधी है। तो मैंने आपको ये 6 बताए अपवाद। पहला क्या बताया, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल को संरक्षण। 2 में मैंने बताया एमपी एमएलए के विशेषाधिकार, जो अनुच्छेद 105 और 194 में दे रखे हैं। तीसरा मैंने बताया भारत में स्थित विदेशी दूतावास। चौथा मैंने बताया भारत में स्थित यूएनओ के कार्यालय। पांचवा मैंने बताया अनुच्छेद 39 BC। 39 BC में लिखा हुआ है कि बेसिकली कि 39 BC को लागू करने के लिए भी इसका उल्लंघन हो सकता है। 39 BC में क्या है, तो बेसिकली इसमें लिखा है कि बी में देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। सी में लिखा है धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी। तो साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। वास्तव में ये पूरी बातें जो लिखी हैं वो अनुच्छेद 31 C के अंदर लिखी हैं, जो 25वें संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें लिखा भी है कि 39 BC को लागू करने के लिए 14, 19, 31 का उल्लंघन हो सकता है। तो वास्तव में 31 C के अंदर पूरी डिटेलिंग दे रखी है, वो भी आप बेरेक्ट से जाके देख सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इतना समझ आ गया आपको? छठा क्या है, महिलाओं को जार कर्म से छूट, यानी कि महिलाएं अगर पुरुषों पर कोई फिबती वगैरह कसती हैं तो उन पर केस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि महिलाएं अधिक गरिमामय होती हैं। उसमें स्वामी विवेकानंद की एक कहानी आपको याद होगी, मैं सुना भी देता हूँ कि एक बार कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ ने पूछा था स्वामी विवेकानंद से कि आपके यहाँ महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं पुरुषों के साथ। तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया था कि आप क्यों नहीं मिलाती, आप हाथ क्यों नहीं मिलाते?
बाकी लोगों से नहीं, मैं महारानी हूँ, मैं कैसे सभी व्यक्तियों से हाथ मिला सकती हूँ, मेरी कुछ प्रतिष्ठा है, गरिमा है। तो उन्होंने जवाब दिया था महारानी को, भारत में हर महिला महारानी है। तो सिंपल है साथियों, तो वास्तव में महिलाएं जो हैं हमारे यहाँ नैतिकता का, एक सद्गुण का, आदर्श का प्रतीक होती हैं और साथ में उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जाती और वो अपनी गरिमा का पालन भी करती हैं। तो इस तरीके की उनको भी छूट दी गई है। तो विधि के समक्ष समानता के मैंने आपको 6 अपवाद बताए, ये आपको स्मरण हो गए होंगे और मैं मानता हूँ अब हम आगे चलते हैं। आगे चलकर थोड़ा-सा और देखते हैं और अब 15 नंबर आर्टिकल पर भी चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, अब 15 नंबर आर्टिकल देखते हैं। 15 नंबर आर्टिकल का मैंने मूल विषय तो आपको बता दिया, क्या है? सामाजिक समानता। चलें? चलिए, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अब साथियों बस धीरे-धीरे समझना है। देखो तनाव लेकर तो काम होता नहीं। आप तनाव लेकर काम करेंगे तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। खुश होकर काम करेंगे तो हो जाएगा। आर्टिकल 15 के अंदर 6 सब क्लॉज हैं। हमें 6 के बारे में धीरे-धीरे कहानी के रूप में सुनना है और समझना है। अब टाइम तो लगता है, टाइम किस में नहीं लगता? टाइम सब में लगता है। हम देखेंगे आगे, उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें तनाव नहीं लेना है। तो 6 के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले 15(1) में क्या है देखेंगे, फिर 15(2) में क्या है देखेंगे, फिर 15(3) में क्या है देखेंगे, फिर 15(4) में क्या है देखेंगे, फिर 15(5) में क्या है देखेंगे। ऐसे कंटिन्यू देखना है तभी तो काम चलेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। फिर 15(6) भी साथियों देखना है। तो आपको पूरी चीजें देखनी है तभी आपका काम चलने वाला है, नहीं तो काम ही नहीं चलना। तो आपको साथियों पूरा क्लियर होना चाहिए, 6 के 6 आर्टिकल पूरे ध्यान में रहने चाहिए। सबसे पहले 15(1) पर चलते हैं कि 15(1) में क्या प्रावधान है। 15(1) में राज्य को निर्देश दिया गया है। ये किसके विरुद्ध है? राज्य को निर्देश है इसमें। इसमें राज्य को निर्देश दिया, इसमें व्यक्ति को निर्देश दिया गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 15(1) में किसको निर्देश है? राज्य को। 15(2) में किसको निर्देश है? व्यक्ति को। क्या निर्देश दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल कहा गया है राज्य को निर्देश देते हुए कि राज्य की धर्म, मूल, मत, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अपनी जो सेवाएं जो करता है तो उनमें भेदभाव नहीं करेगा। कि राज्य क्या नहीं करेगा? प्रावधान है, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। अपनी नीतियों में जो है, कार्यक्रमों में भेदभाव नहीं करेगा। किस-किस के आधार पर नहीं करेगा? तो साथियों पॉइंट भी थोड़े ध्यान रखने हैं कि 5 पॉइंट है, धर्म है, मूल वंश है, लिंग है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो अपने नीतियों, कार्यक्रमों में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी को समान रूप से नीतियां, कार्यक्रम लागू करने का प्रयास करेगा। तो क्या-क्या शब्द हैं? किनके? 5 शब्द हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन साथियों यही आ जाता है कि अनुच्छेद 15 में क्या शब्द नहीं है? अब इसमें क्या उद्भव शब्द है? नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 5 ही शब्द हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो इसमें निवास है क्या? निवास भी नहीं है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें 5 शब्द हैं। क्या कहा गया है? राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो अपने नीतियों में, कार्यक्रमों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भेदभाव नहीं, राज्य को निर्देश है, नीतियों और कार्यक्रमों में भेदभाव भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखो साथियों, इसमें जो 15(2) है उसमें व्यक्ति को निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति है वो अपनी सामान्य सेवाओं में, किसमें? सामान्य सेवाएं, जो अपनी सामान्य सेवाएं हैं उसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वो सार्वजनिक स्थानों पर भी
बेसिकली धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 15(2) के बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 15(2) में किसको निर्देश है? व्यक्ति को। क्या निर्देश है? कि व्यक्ति अपनी सामान्य सेवाएँ देते हुए, जैसे साथियों मैं सेवाएँ दे रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैंने पढ़ाना है, तो मैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। सिंपल है, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं तो इस धर्म के लोगों को नहीं पढ़ाता, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं इस मूल वंश के लोगों को नहीं पढ़ाता, मैं इस जाति के लोगों को नहीं पढ़ाता, मैं महिलाओं को नहीं पढ़ाता या पुरुषों को नहीं पढ़ाता, मैं जन्म स्थान वाले किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को बोलूँ नहीं पढ़ाता। तो मुझे ऐसा भेदभाव नहीं करना है। ये निर्देश है किसका? संविधान का। किसको? प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश है। वास्तव में व्यक्ति ना होकर यहाँ नागरिक शब्द है, तो ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ नागरिक शब्द है ये भी पता रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो नागरिकों को ज़्यादा शब्द है, तो यहाँ नागरिक शब्द ही होगा। ये भी ध्यान रखना है, व्यक्ति के स्थान पर क्या है? कि नागरिक शब्द है। तो वास्तव में ये भी थोड़ा-सा शब्द आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में जो सार्वजनिक स्थानों पर, जो सार्वजनिक स्थान है हमारे, जैसे तालाब है, पार्क है, स्नानाघाट है, तो सार्वजनिक समागम हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, तो ये छोटी-छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं दोबारा से आपको एक बार फिर बताऊँगा, लेकिन टेंशन मत लेना। लेकिन अभी 15(1) को मैं रिपीट भी कर देता हूँ, आपको दोबारा भी बता देता हूँ। तो 15(1) को दोबारा से लिखने की कोशिश करो जिन्होंने नहीं लिखा। 15(1) में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में पेन बदलते हैं क्योंकि मूल क्वेश्चन आने वाला है इसलिए, ठीक है ना? कार्यक्रमों में धर्म, मूल वंश, जो व्यरक्ट में शब्द है ना साथियों, वो जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 शब्द हैं। ये ध्यान रखने हैं, पांचों शब्द के आधार पर भेदभाव नहीं करें। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में भी रहना चाहिए, ठीक है? अब क्या है 15(2) देखते हैं। 15(2) में नागरिक को निर्देश है। किसको निर्देश है? नागरिक को। चलिए, नागरिक को निर्देश है कि वह अपनी सामान्य सेवाओं व सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब हैं, कुएं हैं, स्नाना घाट है, जो भी है, पार्क हैं, जो भी है, आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, भेदभाव नहीं करेगा। अब साथियों कई बार क्या है, बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। कई बार सोचता है कि इसी में मंदिर वाला भी है। मंदिर वाला इसमें नहीं है, वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या इसमें मंदिरों के निम्न जाति के प्रवेश वाला भी है?
नहीं, वो प्रावधान 15 में नहीं है। इसमें सिंपल तालाब, स्नानाघाट, सार्वजनिक पार्क वगैरह सार्वजनिक स्थानों की चर्चा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें मंदिर वाला कहीं नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ गाइडों में गलत लिखा रहता है, तो बच्चा वो मंदिर वाला जो होगा धर्म की स्वतंत्रता में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नागरिक शब्द है, ना कि व्यक्ति शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? सामान्य सेवाएँ सार्वजनिक स्थान है, इसमें मंदिर नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 2 बातें तो वैसे भी आपको पता रहनी चाहिए। शब्द वही 5 हैं, जिनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब साथियों चलते हैं 15(3) पर। 15(3) में देखते हैं, अनुच्छेद 15(3) में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य भाई महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी कि स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष संरक्षण के प्रावधान कर सकता है। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो हमारे यहाँ वैसे भी महिलाओं के लिए विशेष नीति, महिला सशक्तिकरण नीति आई है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आर्टिकल 15(3) में क्या प्रावधान है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि भारत में लिंग न्याय की स्थापना के लिए और कहीं न कहीं बच्चों के साथ छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने भी पड़ते हैं। विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो इसी के अनुरूप आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण नीति जो पारित की गई 1974 में, तो महिला समानता रिपोर्ट आई थी। समानता की रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण की बात की गई। 1974 में ही बात हो गई थी पहली बार। 1974 में समानता की रिपोर्ट में ही महिला सशक्तिकरण पर बात की गई। 1987 में तो महिला सशक्तिकरण नीति पारित हुई। फिर 2001 में नई महिला सशक्तिकरण नीति आई। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं 15(3) के तहत, वो आपको ध्यान रखना है, ताकि हमारे यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, साथ में बच्चों की सुरक्षा हो सके। इस अनुच्छेद के अनुरूप कहीं न कहीं हमारे राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। तो समानता की रिपोर्ट में भी ये बात की गई थी, और महिला सशक्तिकरण जो नीति है 1987, 2001, वो देखा जाए 15(3) के अनुरूप ही है, और महिलाओं को जहाँ-जहाँ संरक्षण दिया गया है, वो भी 15(3) के अनुरूप है। तो हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि अगर भारत का विकास करना है, तो महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भविष्य का भारत होता है, वो महिला और बच्चे में ही छिपा रहता है। तो कहते हैं कि इन पर हमें विशेष संरक्षण की दिशा में कदम उठाने चाहिए। तो इसके अनुरूप सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं। तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण नीति पारित की है और उसको लागू करने का भी प्रयास किया है। अब साथियों आते हैं हम अनुच्छेद 15(4) पर। तो मैं आपको धीरे-धीरे 15(4) भी क्लियर कराता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ये ध्यान रखना कि 15(4) जो अनुच्छेद है, ये मौलिक संविधान में नहीं था, ये प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब ये क्यों जोड़ा गया था, इसके बारे में पहले हम कहानी एक सुनते हैं, तो तभी कुछ ना कुछ काम चलेगा, तो अन्यथा काम नहीं चलेगा। ये जोड़ा गया था चंपाकन दोराइज केस के संदर्भ में। ये केस आया था चंपाकम दोराइज बनाम मद्रास राज्य। 1951 में ये केस आया था, और इस केस में चंपाकम जो दुरईस थी, महिला थी, तो ये मेडिकल कॉलेज में आरक्षण लेने की, बेसिकली एडमिशन लेने के लिए गई, लेकिन वहाँ आरक्षण अधिक था, तो उसने कहा भई ये आरक्षण तो गलत है। तो आरक्षण तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 29 के विपरीत है, तो 29 में तो सभी संप्रदायों को अपनी शिक्षा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो ये बेसिकली उन्होंने इस आधार पर कहीं न कहीं चुनौती दी। साथ में उन्होंने 13(1) को भी आधार बनाया, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में आरक्षण था, वो अंग्रेजी शासनकाल के दिए गए एक एक्ट के अनुरूप आरक्षण दिया गया था। तो उन्होंने 13(1) को भी आधार बनाया, साथ में अनुच्छेद 29 का भी हवाला दिया, और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भई ये आरक्षण गलत है, कि भई आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो बेसिकली मेडिकल कॉलेज में, शिक्षण संस्थानों में गलत है, तो इसलिए भारत सरकार को कहीं न कहीं जो है कॉलेजों में
शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा 1951 में और इसी के तहत 15(4) जोड़ा गया। तो चंपाकम दुरई मद्रास राज्य जो केस था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया का निर्णय दिया, एफआर या मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता मानी और कहा कि वही आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा बेसिकली कहा था। तो इस निर्णय को निष्क्रिय बनाने के लिए और कहीं ना कहीं जो है पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बेसिकली 15(4) जोड़ा गया। तो 15(4) जो है अनुच्छेद, वो पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा मौलिक इतिहास भी पता रहना चाहिए कि चंपाकम दुरईज बनाम मद्रास राज्य केस के फलस्वरूप कहीं ना कहीं अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। अब साथियों पूरी बात मैं आपको फिर समझा देता हूँ, आप तनाव नहीं लेना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें समझ नहीं आया। पहली बात ध्यान रखना कि वास्तव में जो 15(4) है ये क्यों जोड़ा गया, चंपाकम दुरईज के निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए जोड़ा गया। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। चंपाकम दुरईज में क्या कहा था कि जो जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये गलत है, इसमें तो योग्यता के अनुरूप नीति अपनानी चाहिए। ठीक है ना। तो इस कारण से क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, ये शब्द भी ध्यान रखना, यही जोड़ा गया था, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में, कौन से में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। साथियों मैं याद करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी कॉलेज स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी की जो अलग लिस्ट निकाली जाती है, कट ऑफ कम रहता है, तो दैट इज द 15(4). अगर उसको देखकर आप 15(4) बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल काम करें, अभी वैसे भी एडमिशन का दौर कॉलेजों में आने वाला है, फिर लिस्ट कट ऑफ अलग अलग निकलता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आप जाकर बोलें 15(4), वैसे भी याद हो जाएगा। तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो हमारे सामाजिक न्याय का आधार है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब साथियों आगे चलते हैं, 15(5) के बारे में पढ़ते हैं। 15(5) क्या है, इसे कहते हैं 93 संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया था। तो बेसिकली वो भी मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 15(5) पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 15(5) क्या प्रावधान है, जोड़ा गया तो मैं बता दूंगा, वैसे आप जोड़ा गया तो बता पूछना चाहते हैं तो मैं वो बता देता हूँ। इसे 93 संशोधन नियम 2006 द्वारा जोड़ा गया था। अब साथियों कहेंगे आप 2005 लिखा हुआ है, लेकिन लागू 2006 में हुआ था, इसलिए मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। तो 93 संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया। पहला तो ये ध्यान रखना, मौलिक संविधान में नहीं था ये खंड नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 93 संशोधन नियम 2006 द्वारा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, इसमें क्या प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि निजी शिक्षण संस्थानों को। तो मैं लिख देता हूं आपको अगर दिक्कत आती है तो। इसमें प्रावधान है
कि निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो निजी शिक्षण संस्थानों में है तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो वास्तव में प्राइवेट स्कूल में जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को जो आरक्षण मिल रहा है वो इसी के तहत है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 93 द्वारा जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान है। अब 15(6) में क्या है वो भी आप देख लेते हैं। जो 15(6) में है वो बेसिकली जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके बारे में है। ये अभी मोदी सरकार ने जोड़ा है, मोदी जी ने जोड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, मोदी गवर्नमेंट, उन्हीं के काल में पारित हुआ है। तो 15(6) में क्या प्रावधान है, कब जोड़ा गया है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 15(6) अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, आर्थिक पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ये बात तो पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इसे जो है 103वें संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 103वें द्वारा जोड़ा गया 12 जनवरी 2019 को। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसे 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें बेसिकली कहा गया कि ईडब्ल्यूएस को 10% शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। क्या प्रावधान है, ईडब्ल्यूएस को यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दिया जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो साथियों आपको एक एक चीज एक एक खंड इस तरीके से पढ़ना है, सने सने देखना है, तभी काम चलेगा। अब 16 में भी 6 खंड हैं, उनका भी सने सने देना है, फिर इसमें उपखंड भी है तो उनको भी ध्यान से देना है। तो आप क्या करें, संविधान का बैरक उठाएं, इन दोनों अनुच्छेदों को ध्यान से धीरे धीरे ऊपर पढ़ें, फिर एक अच्छी पुस्तक में से भी पढ़ें। पुस्तक ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, इसकी क्वेश्चन ही करें। और पुस्तक भी पढ़ते हैं तो आप कोई भी अच्छी पुस्तक जो मान्य पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बैरक पढ़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे शांतिपूर्वक पहले बैरक को ही पढ़ें। और उसमें आज डायरेक्ट जो क्वेश्चन भी आते हैं साथियों, बैरक से संविधान, मूल संविधान से ही आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल वही लाइन की लाइन आ रही है। तो आप थोड़ा गहनता के साथ पढ़ें, गहनता के साथ देखें, तभी काम चलेगा। तो साथियों इसी के साथ मैं इस वीडियो से तो विदाई चाहता हूँ, लेकिन आपको लास्ट में एक सूचना भी दे देता हूँ कि ऐप वाले बच्चे जो हैं, जो ऐप से जुड़े हुए हैं, वो सावधान रहें और क्लास के लिए तत्पर रहें, क्योंकि तीसरी क्लास भी मैं जल्द लूँगा। जैसे ही मुझे समय मिल जाता है कि अन्य क्लास में से कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ ऐप वाले बच्चों को मैं 3 क्लास दूँ और धीरे-धीरे 4-5 पर बढ़ूँ। तो अभी उसके लिए वो तैयार रहें। और बाकी जो यूट्यूब से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वो भी निरंतर अपना सोमवार और बृहस्पतिवार को जुड़े रहें। सभी का मेरी तरफ से आपका धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया, और फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।